हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बलराम और आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जैसा कि हमने कल भी बात किया था, तो अब आगे के फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं। तो हम आज 15 16, 17 और 18 की बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 15 ये कहता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें देखने वाली हैं। एक तो एनी सिटीज़न की बात की गई है, तो ये फॉरेनर उसको नहीं इंक्लूड करता है। दूसरी चीज़ ओनली ऑफ, इसका मतलब सिर्फ इन आधारों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। अब देखो कौन कौन से हैं वो, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में। चलो, इसका अगला प्रोविजन जो है वो कहता है नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब इस आधार पे किसी के ऊपर कोई लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी नहीं डाली जाएगी, केवल इस आधार पे, और आधारों पर डाली जा सकती है, इसका मतलब। ठीक है, तो दिस प्रोविज़न इज़ ऑल्सो अगेंस्ट प्राइवेट मेंबर्स। अच्छा, ये सिर्फ पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे ही नहीं है, स्टेट पे ही नहीं लाइबिलिटी डालता है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी लाइबल है ये प्रोविज़न। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स में जैसा कि हमें पता है कि इसके एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अभी हम इसके एक्सेप्शंस की बात करते हैं। कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं इसमें? एक्सेप्शन है पहला कि है ना, हम स्पेशल प्रोविज़न विमेन और चिल्ड्रन के रिगार्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि हमने लोकल जो गवर्नमेंट है हमारा, जो लोकल गवर्नमेंट में हमने विमेंस को 1/3 रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो उस तरह की चीज़ें। जैसे चिल्ड्रन के लिए तो ऐसे स्पेशल प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसका एक्सेप्शन क्या है। फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, फॉर SC और STs के लिए, कोई भी जैसे SCs और STs और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं सोशली एजुकेशनली, तो उनके एडवांसमेंट के लिए कोई प्रोविज़न बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा इसका जो एक्सेप्शन है वो है विद रिगार्ड टू देयर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे IIT है, IIMs है और जो एम्स है, तो इनमें इनके एडमिशन के लिए तो इनको कुछ रिजर्वेशन की बात की जा सकती है। ठीक है, वो इस प्रोविज़न के एक्सेप्शंस में आता है। और एक जो एक्सेप्शन अभी रिसेंटली 2019 में जोड़ा गया है, वो ये कहता है कि इनको 10% रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके 4 एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। अब इसमें देखो दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, एक तो रेजिडेंस एक्स्ट्रा है, एक डिसेंट एक्स्ट्रा है। ठीक है, और वो सारे सेम है। अब देखते हैं, तो इसमें क्या है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक ऑफिस में। ठीक है, तो सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अब ऑब्वियस बात है, इसके भी एक्सेप्शंस हैं, तो एक्सेप्शंस क्या हैं वो देखते हैं। पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड रेजिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन अपॉइंटमेंट इन स्टेट। कुछ स्टेट में वो रेजिडेंस को क्या कर सकते हैं, कंडीशन प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन ये सिर्फ कौन करा सकता है? पार्लियामेंट, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अब अगला देखते हैं। स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस दैट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विस। अच्छा, स्टेट जो है वो रिजर्वेशन दे सकता है किसको? बैकवर्ड क्लासेस को, जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है उस स्टेट सर्विस में। ठीक है, तो अगला देखते हैं इसका एक्सेप्शन क्या है। ए लॉ प्रोवाइड फॉर इनकम्बेंट ऑफ एनी ऑफिस। अच्छा, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का अगर कोई ऑफिस है
तो उसको उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का जो मेंबर है उसी को मिलना है वो। तो इस तरह के लॉ बनाया जा सकता है, और ये क्या है, इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, जैसे बहुत सारे जो पादरी होते हैं या जो प्रीस्ट होते हैं, तो उनके लिए क्या है, उसी तरह उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें उसी रिलीजन का आदमी होना चाहिए, उसी ग्रुप का आदमी होना चाहिए। तो इस तरह के लॉ बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। द स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक फॉर रिजर्वेशन ऑफ अप टू 10%, ये सेम प्रोविज़न है जो हमने पहले देखा है। ठीक है, तो ये 4 एक्सेप्शन इसके भी हैं। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 17 के बारे में देखते हैं। देखो ये क्या बात करता है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड फॉरवर्ड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। ठीक है, तो ये अनटचेबिलिटी को अबॉलिशन की बात करता है। ठीक है, अब देखो इसका जो इसके आगे जो है, तो इसके लिए क्या है, इसको एक्ट बना करके हमने इसको और स्ट्रेंथन कर दिया है। तो एक्ट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, मतलब इसका नाम पहले कुछ और था, अभी इसका नाम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 का जो है, इसका नाम चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिविल राइट्स हैं। सिविल राइट्स आर द राइट्स अकॉर्डिंग टू ए पर्सन, तो रीज़न ऑफ द अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। तो ये जो सिविल राइट्स जो इसका डेफिनीशन है इस एक्ट के अंतर्गत, वो ये है। ठीक है, अब देखते हैं मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा है इस पे, आर्टिकल 17 के बारे में। चूँकि मद्रास जो हाई कोर्ट, चूँकि तमिलनाडु और केरल में ये जो प्रॉब्लम है अनटचेबिलिटी की, ये बहुत ज़्यादा सीवियर थी, और इसमें जो प्री इंडिपेंडेंस इरा है उसमें भी काफ़ी सारे मूवमेंट्स हुए हैं इनको लेकर के। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने ये कहा है कि नॉट ए लिटरल सेंस, अनटचेबिलिटी जो है ना आर्टिकल 17 में जो टर्म है, वो लिटरल सेंस में नहीं, उसकी जो प्रैक्टिस है, जो एज ओल्ड जो हिस्टोरिकल जो प्रैक्टिस है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इन्होंने इसको और बड़ा कर दिया है, इसके जो कनोटेशन है उसको और वाइडर कर दिया है। ठीक है, इट रेफर्स टू सोशल डिसेबिलिटी इम्पोज्ड ऑन सर्टेन पर्सन बाय रीजन ऑफ देयर बर्थ इन सर्टेन कास्ट। तो ये सीधा सीधा जो अनटचेबिलिटी का जो रूट जो वो है उसको इन्होंने डिफाइन किया है। ठीक है दोस्तों, अब अच्छा ये ऐसा नहीं है कि इसमें वो चीज़ें कवर नहीं होती हैं, जैसे कि कुछ जो सोशल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे ट्राइबल्स में या फिर जो सोसाइटी है उसमें, तो कुछ एक इंडिविजुअल्स जो हैं उनके जो रिचुअल्स हैं या उनको नहीं मानते हैं, तो उनके लिए क्या है, वो बॉयकॉट का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बॉयकॉट का जो इस्तेमाल होता है तो उसमें इस प्रोविज़न का नहीं लगता है ये, क्योंकि ये ग्रुप के बारे में है, जो कास्ट है, जो हिस्टोरिकली जिन लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है उसके बारे में है अनटचेबिलिटी, ना कि किसी इंडिविजुअल के बारे में है। ठीक है, अब हम आर्टिकल 18 को देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो ये क्या कहता है कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब टाइटल क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये टाइटल्स जो है, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट जब थी प्री इंडिपेंडेंस इरा में, तो वहाँ पे इस तरह के टाइटल्स दिए जाते थे, राय बहादुर, राय साहब, ये सारे टाइटल्स क्या है आज बैन कर दिए हैं, बैन कर दिए हैं आर्टिकल 18 के तहत। अब देखो क्या क्या चीज़ें, कि स्टेट कोई भी टाइटल नहीं देगा किसी को भी। ठीक है, और दूसरा जो है कि कोई भी सिटीज़न है ना किसी फॉरेन स्टेट से टाइटल्स नहीं लेगा। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो दूसरी चीज़, अगर कोई फॉरेनर है जो यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है इन स्टेट, तो वो भी टाइटल नहीं ले सकता है विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब वो ले तो सकता है लेकिन उसको पहले प्रेसिडेंट की क्या चाहिएगी, कंसेंट। अब देखो दूसरी चीज़ क्या है, पर्सन होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सेल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट। अच्छा ये तो फॉरेनर के बारे में था, ये क्या है, जो इंडियन सिटीज़न है उसके बारे में। तो ये फॉरेनर और सिटीज़न दोनों पे लगता है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन का इस्तेमाल किया गया वर्ड का। ठीक है, सेल नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट प्रेजेंट विदाउट कंसेंट टू प्रेसिडेंट। इसका मतलब जो कोई पर्सन जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे है वो कोई प्रेजेंट गिफ्ट नहीं लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टाइटल्स के अंतर्गत आती हैं। अब देखते हैं, अब एक बहुत बड़ा डिबेट ये है कि जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री हैं, क्या ये टाइटल्स के अंतर्गत आते हैं। अभी देखते हैं इसको। 1996 में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं ये टाइटल के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि
ये सिर्फ एक मेरिट को एक्नॉलेज करने का तरीका है, ये कोई हेरिडेटरी टाइटल्स नहीं है। मतलब इसका मतलब ये कोई जन्मजात टाइटल नहीं है कि उसके पिताजी को मिला, फिर उसके बेटे को मिला, फिर उसके बेटे को मिला, ऐसे टाइटल्स नहीं है ये। और ये सिर्फ मेरिट को रिकॉग्नाइज करते हैं। और दूसरी चीज़, इन जो टाइटल्स हैं इनको किसी सफिक नाम के आगे सफिक्स या प्रीफिक्स की तरह से यूज़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं ये जो 15 और 16 में जो एफर्मेटिव एक्शन की जो बात की गई है। ठीक है, एफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है कि जो रिजर्वेशन की बात की गई है उसको देखते हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट केस है ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के, तो मंडल कमीशन है, तो इसको देखते हैं। 1979 में क्या हुआ कि मोरारजी देसाई थे, उन्होंने एक मंडल कमीशन अपॉइंट किया। क्या चीज़ इन्वेस्टिगेट करने के लिए? कंडीशन ऑफ सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 340। अब देखो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1980 में। फिर देखो क्या हुआ, तो उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने कितनी कास्ट को आइडेंटिफाई किया? 3743 कास्ट, जो 52% ऑफ पॉपुलेशन थी उस टाइम पे। ठीक है, तो इन्होंने क्या रिकमेंड किया कि इनको 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए ओबीसीज़ को। ठीक है, अब इसको 10 साल लग गए ओबीसीज़ को, बीपी सिंह गवर्नमेंट ने फिर इनको रिजर्वेशन दिया। अब देखो 1991 में नरसिंह राव गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने इसमें 2 चेंजेस किए। पहला कि इसमें जो है ना पुअरर जो सेक्शन है उसको क्या प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पुअरर जो सेक्शन है वो और ज़्यादा वल्नरेबल है। ठीक है, और दूसरा किया इन्होंने कि जो 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड हायर क्लासेस। देखो ये जो अभी हम EWS की बात कर रहे हैं ना, तो ये EWS जैसा प्रोविज़न कहाँ पहले दिया था नरसिंह राव ने 1991 में। अब देखो मंडल केस आया 1992 में। अब इसमें क्या हुआ, इन्होंने इस जो 10% रिजर्वेशन था पुअरर क्लास के लिए, हायर क्लास के लिए, उसको क्या रिजेक्ट कर दिया। अब इन्होंने 27% जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन था उसको एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ में। वो क्या कंडीशंस थी? इन्होंने कहा कि जो इसके जो एडवांस सेक्शन है, मतलब जो क्रीमी लेयर है, उसको आइडेंटिफाई करो और उसको एक्सक्लूड करो इसमें से। चलो ठीक है, अब क्रीमी लेयर का कैसे पता चलेगा? तो फिर गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या है 1993 में एक कमेटी बनाई। कमेटी का नाम क्या था? रामनंदन कमेटी। ठीक है, तो उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की क्रीमी लेयर के रिगार्डिंग। अब उसने क्या क्या क्रीमी लेयर में लिखा है देखो, तो पर्सन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, यूपीएससी एसपीएससी के जो चेयरमैन है, सीईसी सीएजी है, ये सारे लोग हैं। ग्रुप ए क्लास 1, ग्रुप बी क्लास 2 ऑफिसर्स हैं। पर्सन एबव द रैंक ऑफ कर्नल इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सारे लोग, सीए भी होगा इसमें, है ना। तो पर्सन्स एंगेज इन ट्रेड, बिजनेस है। और छठवा जो है हैविंग एग्रीकल्चर लैंड बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। ठीक है, तो ये सारे लोग क्या है क्रीमी लेयर में आ गए। तो और जो इनकी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा हो तो वो भी क्रीमी लेयर में आ गए। अब इसमें एक मज़ेदार बात यह है, इसको लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में एक हो गया है कि जो EWS का जो क्राइटेरिया है वो भी 8 लाख है, और जो इसका जो क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया है वो भी 8 लाख है। तो ये कैसे हो सकता है? दोनों के लिए, ओबीसी और जर्न जो EWS वाला जो कैटेगरी है उनके लिए। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इस पर, जो EWS को लेकर के। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। अब देखो पहला प्रोविज़न तो ये हो गया कि क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना है मंडल कमीशन में। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या है। उन्होंने दूसरी कंडीशन क्या लगाई? दूसरी ये है कि नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन वैलिड अप टू ओनली 5 ईयर्स। इसका मतलब कि उनको प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, फिर गवर्नमेंट क्या किया कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 से क्या कर दिया, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 से क्या कर दिया, इसको नया प्रोविज़न आर्टिकल 16 में जोड़ दिया, जो स्टेट को एम्पावर करता है कि वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ एनी सर्विस अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ SC/ST, कि SC/ST के फेवर में वो प्रमोशन दे सकते हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, इसमें एक नागराज केस और है जिसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे यहीं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें एक और अमेंडमेंट आया
क्या 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में उसने क्या किया, इसमें एक और नया प्रोविज़न जोड़ दिया कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का इन केस ऑफ प्रमोशन बाय द वर्च्यू ऑफ रूल और रिजर्वेशन। इसका मतलब दो लोग हैं, एक SC ST का है, एक जर्नल का है, दोनों की सेम क्या है प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो SC ST वाला जो है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी जर्नल की बजाय, ठीक है, लेकिन दोनों इक्वल फुटिंग पे होने चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं। और तीसरा जो इन्होंने कंडीशन रखी कि रिजर्वेशन कोटा शुड नॉट एक्सीड 50% लिमिट, ठीक है। तो रिजर्वेशन का जो टोटल कोटा हो रहा है वो 50% की लिमिट से क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो ये जो सेम चीज़ है वो इंदिरासानी केस में क्या किया है कि जो OBC को जो रिजर्वेशन की वैलिडिटी है उसको दो आधारों पर चेक किया है। पहला तो ये है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होना चाहिए, दूसरा वो जो है 50% की लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए केवल एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे तमिलनाडु के केस में ये बहुत ज़्यादा है 51 से, ठीक है। तो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में ये हो सकता है, बाकी नॉर्मल केसेस में नहीं हो सकता। अब इसमें हम नागराजन का केस देखते हैं, 2006 का केस है। अब इसमें क्या है, दो क्वेश्चंस को डील किया गया था। पहला तो ये है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन को, ठीक है, और दूसरा क्या था कि क्रीमी लेयर जब OBC में है तो SC ST में भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको तो इन्होंने क्रीमी लेयर SC ST के लिए मना कर दिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो SC ST में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अनटचेबिलिटी के बेसिस पे है, ठीक है, अनटचेबिलिटी के बेसिस पे है। तो इसका इकोनॉमिक जो वो है ना रेमेडी नहीं है, ठीक है, तो इसका इकोनॉमिक कोई रेमेडी नहीं होगा। तो इन्होंने इसके लिए तो मना कर दिया क्रीमी लेयर SC ST के लिए। अब इन्होंने क्या किया कि प्रमोशन में अगर रिजर्वेशन होना है तो 3 क्राइटेरिया फॉलो करने हैं SC ST को। कौन कौन से, जो SC ST है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होना चाहिए, दूसरा केसेस आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो वो जो है केसेस जो हैं दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो सच रिजर्वेशन शैल नॉट अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, और वो जो है उनका जो एक जो जितना रिप्रेजेंटेशन उनका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए उतना नहीं है। अब देखते हैं इसका फोर्थ जो है क्या है। फोर्थ जो है उसका क्या है, मंडल कमीशन का। तो फोर्थ जो है उसमें ये कहा है कि बैकलॉग जो वैकेंसी है उनमें 50% जो रूल है वो वायलेट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कोई वैकेंसी है उसमें कुछ वैकेंसी बच गई, तो उनमें अगर मान लो 70% वैकेंसी जो है वो रिजर्व क्राइटेरिया की हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये इसको बिल्कुल वायलेट नहीं करना चाहिए। अब देखो इसका फिर इलाज क्या निकाला इन्होंने कि 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 में इसको क्या अमेंड करके इसकी जो सीलिंग है इसको हटा करके 50% की सीलिंग को हटा दिया बैकलॉग वैकेंसीज के केस में, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है, फिफ्थ क्या दिया उन्होंने मंडल कमीशन में। तो उन्होंने कहा कि परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए जो इनकी कंप्लेंट जो है ना कि इनको निकालने और अंदर डालने की, जो एक्सक्लूजन और ओवर, क्योंकि इतनी सारी कास्ट है 37 अभी हमने जो देखा था, इतनी 3000 3,500 से भी ऊपर कास्ट हैं, तो इनका ओवर एक्सक्लूजन और इंटर एक्सक्लूजन अंडर एक्सक्लूजन होता रहना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है अनजस्टिस होगा। तो इसके लिए फिर क्या है गवर्नमेंट ने 102 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 का उसमें बैकवर्ड कमीशन को क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया है 338B के अंतर्गत, ठीक है। अब हम देखते हैं रिजर्वेशन इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। 103 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, उसने आर्टिकल 16 में और 15 में नए प्रोविजंस जोड़े हैं जो हमने अभी देख लिए, ठीक है। अब इसकी जो क्राइटेरिया क्या है कि EWS के लिए, तो उनकी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख होनी चाहिए। अभी हमने देखा कि क्रीमी लेयर की इनकम भी क्या है 8 लाख ही हो रही है, तो ये प्रॉब्लम का वो हो सकता है कि ये जो है क्रीमी लेयर जो OBC के लिए और जो EWS के लिए सेम कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो केस, ठीक है। अभी देखते हैं पर्सन हैविंग फॉलोइंग एसेट, तो एग्जम्प्टेड रेस्पेक्टिव ऑफ फैमिली इनकम, उसकी फैमिली इनकम कुछ भी होगा ये एसेट हैं तो उसको एग्जम्प्ट किया जाएगा। 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हो गई उसके पास, या फिर रेजिडेंशियल फ्लैट हुआ म्यूनसिपैलिटी में, नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी में 1000 स्क्वायर फीट का,
या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट हुआ उसके बाद 1000 स्क्वायर यार्ड का इन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी में, या फिर उसके बाद रेजिडेंशियल प्लॉट हुआ 200 स्क्वायर यार्ड का इन अननोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी में, तो उनको एग्जम्प्ट किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं जो जिन पे AWS वाला जो है वो लागू नहीं होता है। कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं? जो पोस्ट है ना लोअर ग्रेड इन ग्रेड ए, तो पोस्ट एबव लोअर ग्रेड इन ग्रेड ए, इसका मतलब ग्रेड ए की जो सारी पोस्ट हैं वो क्या है, वो सारी पोस्ट इससे बाहर है। दूसरा साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट, जिनमें साइंटिफिक या टेक्निकल जो नॉलेज है उसकी ज़रूरत हो, तो वो कहाँ लिखी हुई है कि कौन सी पोस्ट साइंटिफिक और टेक्निकल है, तो कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑर्डर है 1961 का, उसमें इनको डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं पोस्ट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, ऑर्गेनाइजिंग, गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग रिसर्च, तो जो रिसर्च या फिर इस तरह की जो पोस्ट हैं जिनमें बहुत ज़्यादा क्या चाहिए क्वालिफिकेशन और उस तरह की जो चीज़ें हैं, तो उन केस में AWS में एक्सेप्शंस मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।